नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे जो टॉपिक होंगे वो हर एग्जाम के लिए लाभदायी हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा करवाऊं। और प्रत्येक टॉपिक को बढ़ाने के लिए कम से कम मुझे 2 दिन का समय लगता है। तो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपसे उम्मीद है कि आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक और यार मित्रों में शेयर भी करें। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है, आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं, जिसका टॉपिक होगा प्लेट। प्लेट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पृथ्वी का जो बाहरी भाग होता है, कौन सा बाहरी भाग, जिसे हमने नाम दिया था भूपर्पटी। भूपर्पटी भूपर्पटी। अब होम्स ने कहा था कि भी जो मतलब पृथ्वी की जो बाह्य परत है या पृथ्वी की जो परतें हैं उनको 2 भागों में बांटा था। किसने? होम्स ने। होम्स इन्होंने 2 भाग कौन से किए थे? एक जिसे हमने कहा था परपटी, और दूसरा जिसका नाम हमने लिया था अधस्तर। भूपर्पटी में इन्होंने शामिल किया था एक तो क्रस्ट और एक जो मेंटल है उसका ऊपरी भाग, यानी कि ऊपरी मेंटल। अब इससे स्पष्ट होता है कि जो भूपर्पटी है या भूपर्पटी नहीं, जिसको हमने प्लेट नाम दिया है, कि भी प्लेट में कौन कौन से शामिल होंगे, तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, और इसी को हमने नाम दिया था स्थलमंडल। इसी को नाम दिया था हमने स्थलमंडल। अब सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि भी स्थलमंडल का जो भाग है वही प्लेटें होती है, और स्थलमंडल जो होता है वो संपूर्ण एक जैसा नहीं, यानी कि यह कई टुकड़ों में बंटा हुआ है। कई टुकड़ों में बंटा हुआ है, और यही जो टुकड़े हैं इन्हीं को हमने नाम दिया है प्लेट। यानी ये जो टुकड़े हैं इन्हीं को हमने नाम क्या दिया है? प्लेट। तो सामान्य तौर पर प्लेट में कौन कौन शामिल होंगे? यानी भूपर्पटी प्लस मेंटल का ऊपरी भाग, या जिसे हमने नाम दिया था स्थलमंडल। तो संपूर्ण स्थलमंडल जो है वही प्लेट है। अब कि भी ये तो हमने कर लिया कि भी प्लेट। फिर प्लेट शब्द किसने दिया? यानी प्लेट शब्द। प्लेट शब्द। प्लेट शब्द सबसे पहले एक विद्वान था जिसका नाम था ट्यूजो विल्सन। ट्यूजो विल्सन ने ही सर्वप्रथम प्लेट शब्द दिया था। यानी जो शब्द है ना प्लेट, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ट्यूजो विल्सन ने। अब ये तो बात कर ली हमने प्लेट की। अब एक नाम आता है प्लेट विवर्तनिकी, या पहले हम बात करते हैं विवर्तनिकी क्या होती है। विवर्तनिकी विवर्तनिकी का अर्थ होता है कि जो प्लेटें होती है, इन प्लेटों में जो भी हलचल होती है वही क्या कहलाती है? विवर्तनी कहलाती है। यानी प्लेटों में होने वाली हलचल, या यूं कह सकते हैं कि प्लेटों की गति, प्लेटों में होने वाली गति, होने वाली गति को प्लेट
विवर्तनिकी कहा जाता है। यानी प्लेट विवर्तनिकी किसको कहेंगे? प्लेटों में होने वाली जो हलचलें होती है या जो गति होती है वही क्या कहलाती है? प्लेट विवर्तनिकी कहलाती है। ये तो हो गया प्लेट विवर्तनिकी। अब बात करते हैं हम प्लेट विवर्तनिकी, एक और पढ़ लेते हैं इसमें थोड़ा सा। ये जो प्लेट विवर्तनिकी है यह नाम दिया था मॉर्गन ने। यानी प्लेट विवर्तनिकी जो शब्द का प्रयोग था वह किसने किया था? मॉर्गन ने। फिर बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की। किसकी? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की। यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है जो दिया था वह दिया था हैरी हेंस ने। किसने दिया था? हैरी हेंस ने। इस प्लेट विवर्तनिकी का सबसे प्रथम सिद्धांत में प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? हैरी हेंस। और इन्होंने कहा था अपने सिद्धांत में, यानी इनका एक सिद्धांत था जिसका नाम था सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण। इसी सागर नितल प्रसरण में सर्वप्रथम, यानी कि यह जो सिद्धांत दिया था वह 1960 में दिया था। और इसी सिद्धांत में सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी के बारे में हैरी हेंस ने विचार प्रकट किए थे। दोबारा बता देते हैं। यानी हमने तीन चीजें पढ़ी है। पहले प्लेट कि भी प्लेट क्या होती है, यानी पृथ्वी का बाह्य भाग जो दृढ़ भूखंडों से बना हुआ है, यानी कठोर चट्टानों से बना हुआ है, जिसमें क्रस्ट और जो ऊपरी मेंटल है उसका भाग शामिल होता है। और उसी सम्मिलित भाग को हमने नाम दिया था स्थल मंडल। और इसी स्थल मंडल को हमने क्या नाम दिया है? प्लेटें का है। यानी कि स्थल मंडल सभी जगह एक जैसा न होकर जगह जगह पर टुकड़ों में बटा हुआ है। यही टुकड़े जो है वो क्या कहलाती है? प्लेटें कहलाती है। फिर बात करते हैं हम, कभी ये तो हमने प्लेटों की बात कर ली या प्लेट के बारे में बात कर ली। फिर बात करते हैं कभी ये जो प्लेटें हैं ये कहां पर या किस भाग में पाई जाती है। यानी हमने बात किया था कि भी जो दुर्बलता मंडल था या एस्थेनोस्फीयर था, इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर वाला जो भाग है वही प्लेटों वाला भाग कहलाता है। यानी कि उसी को हम प्लेट कहते हैं। फिर हमने प्लेट शब्द की बात की कि भी प्लेट शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ट्यूजो विल्सन ने दिया था। फिर प्लेट विवर्तनिकी शब्द किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? यह हैरी हेंस ने दिया था। कब दिया था? यानी अपने जो सागर नितल प्रसरण जो सिद्धांत था 1960 में, उसमें सबसे पहले इसने इसका प्रयोग किया था। ये चीजें होगी। अब बात करते हैं हम कि भी इनके जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में इनके जो सहयोगी थे वो सहयोगी और कौन कौन से थे, यानी जिन्होंने इस सिद्धांत में इनका सहयोग किया था। सहयोगियों में नाम आएगा इनका, एक तो पार्कर या वैसे लिख सकते हैं पार्कर, मैकेंजी, और एक नाम आता है होम्स का भी। ये विद्वान थे जिन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में सहयोग किया। अब आगे बात करते हैं कि भी प्लेट विवर्तनिकी के आधार क्या है। तो इनका सबसे पहला जो आधार था वह सागर नितल प्रसरण था। क्या था? यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार।
यानी इसके आधार कौन कौन से है। नंबर एक सागर नीतल प्रसरण किसने दिया था? हैरी हेंस ने। किसने दिया था? हैरी हेंस ने। कब दिया था? 1960 में। कुछ विद्वान या कुछ किताबों में ये 1962 की आता है। अब ये सागर नीतल प्रसरण होता क्या है? हमने जब हम अटलांटिक महासागर पढ़ते हैं तो उस अटलांटिक महासागर में एक नाम आता है मध्य अटलांटिक कटक। कौन सा? मध्य अटलांटिक कटक। हैरी हेंस ने बताया कि भी जो मध्य अटलांटिक कटक है इसमें जो नीचे का जो मेग्मा होता है वह यहां आकर जमा होता है और ये धीरे धीरे यानी कि यहां जमा हो गया, फिर यहां जमा हो गया, फिर ये भाग इधर फैल गया, ये इधर चला गया, फिर इसके बीच में एक और फिर दोबारा मेग्मा, यानी कि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही और चलती रहने के कारण ये जो मेग्मा है वो इस प्रकार आगे से आगे फैलता गया और नई जो परपटी है उसका निर्माण होता रहता है। तो यहाँ ये जो वाले भाग लास्ट वाले यहां सबसे प्राचीन परपटी मिलेगी यानी कि जो भूखंड है वो मिलेंगे और जो इससे नजदीक है वो उससे नए और जो ये जो पास वाला या सबसे बीच वाला भाग होता है यहां पर सबसे नवीन परपटी मिलेगी। इसी से इन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो सागर नीतल प्रसरण है वो धीरे धीरे फैल रहा है, यानी अटलांटिक महासागर है वो फैल रहा है, मध्य अटलांटिक कटक उभर रहा है और इसी से स्पष्ट हुआ कि प्लेटों में विवर्तनिक हलचलें हो रही है। ये तो हो गया नंबर 1 सागर नीतल प्रसरण। अब बात करते हैं हम दूसरे आधार की। दूसरा आधार था पूरा चुंबकत्व। कौन सा? पूरा चुंबकत्व। दूसरा आधार कौन सा हो जाएगा? पूरा चुंबकत्व। पूरा चुंबकत्व। अब ये पूरा चुंबकत्व क्या चीज होती है? हमने इस प्रकार का एक चित्र देखा होगा, यानी यहां पूरा चुंबकत्व में क्या होता है कि भाई जब आंतरिक भाग यानी कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनके द्वारा जो मेग्मा ऊपर आता है तो धीरे धीरे यहाँ मेग्मा शुरू में यहां जमा हुआ, फिर दोबारा फिर यही प्रक्रिया चली तो फिर यहां जमा हुआ, तो धीरे धीरे ये फैलता फैलता ये क्या होता है, कभी यहां सबसे पुरानी चट्टानें होती है यानी पुरानी चट्टानें, यहां सबसे नवीन, इसके बारे में सबसे पहले गिलबर्ट ने बताया। सबसे पहले किसने बताया? गिलबर्ट ने। गिलबर्ट ने बताया कि भी शुरू में मान लो कि भी ये 1 नंबर प्लेट है, ठीक है, ये सबसे नवीन है, ये 2 नंबर जो इससे पहले बनी थी, ये 3 नंबर जो इससे पहले बनी थी, ये 4 नंबर यानी ये सबसे पहले बनी थी। तो माना जाता था कि भी शुरू में ये जो भाग था यहां मान लो कि भी नॉर्थ है, यहां पर भी नॉर्थ है, यहां साउथ और इसमें यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ,
यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ, फिर यहां साउथ, यहां नॉर्थ। मतलब इस प्रकार थे। इन्होंने फिर अलग अलग विद्वान थे, बोग्स वगैरह, और इनके नाम पर फिर तीसरा जो घाटियां होती है, तीसरा कौन सा जाएगा? जो दरारी घाटियां होती है, कौन सी? दरारी घाटियों का चौड़ा होना। चौथा क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय विस्थापन। अब ये इनके आधार है, यानी प्लेटों में गति के आधार है ये। अब ये चीज हो गया। अब बात करते हैं हम आगे कि भी ये जो प्लेटों में गति हो रही है वो किस कारण हो रही है, यानी ये तो गति के आधार है, यानी प्लेट व्युत्पत्ति के आधार है। अब बात करते हैं प्लेटों में जो गति हो रही है उसके आधार क्या है। प्लेटों में गति के आधार कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कारण, यानी कौन से कारण है जिसके माध्यम से प्लेटों में गति हो रही है। इसमें हम पढ़ेंगे दो। नंबर एक, पृथ्वी का घूर्णन। कौन सा जाएगा? पृथ्वी का घूर्णन, या इसे में एक नाम और से जानते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत का जो वर्णन है, यानी कि इसकी जो व्याख्या है, वह एक विद्वान ने की थी और उनका नाम था आयलर। आयलर नाम था, तो इसका नाम भी क्या हो गया? आयलर सिद्धांत पड़ गया। आयलर ने व्याख्या करने के कारण आयलर सिद्धांत भी नाम दिया। अब ये होता क्या है? जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो एक बल का निर्माण होता है, यानी एक गति या एक फोर्स उत्पन्न होता है, जिसका नाम हमने लिया है केंद्रापसारी। कौन सा? केंद्रापसारी। केंद्रापसारी बल। इस बल की उत्पत्ति होती है। यह बल भूमध्य रेखा पर तो अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर तो अधिक होता है, जबकि ध्रुवों पर कम होता है। दोबारा बता देता हूं। पृथ्वी का घूर्णन के कारण क्या होगा? एक फोर्स उत्पन्न होगा, जिसका नाम हमने क्या दिया है? केंद्रापसारी बल, या इसको सेंट्रीफ्यूगल बल भी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। अब ये होता क्या है? यानी कोई भी चीज होती है ना, यानी जैसे मान लो कोई लट्टू वगैरह घूमता है, तो वो जब घूमेगा, पहले तो इस शब्द का पता होना चाहिए, अपसारी। अपसारी में हमने क्या पढ़ा था? कभी हर चीज जो है वो एक दूसरे के विपरीत जाएगी या और आएगी, यानी अंदर की ओर आएगी, यानी सेंटर की ओर खींचेगा। यही सिद्धांत है, वो कैसा है? आयलर का सिद्धांत है। यानी कोई भी चीज होती है वो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी बल को हम क्या कहते हैं? केंद्रापसारी बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब यही कारण है कि भी जो प्लेटें हैं वो किस ओर खींची जा रही है, यानी भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है। किसके कारण? जो सेंट्रीफ्यूगल, या जिसको हमने नाम दिया केंद्रापसारी बल के कारण। यह इसका मुख्य कारण है। दूसरा, यदि जो प्लेटें हैं वो देशांतरों के सहारे अगर फैली हुई है, किसके सहारे? देशांतरों के सहारे अगर फैली हुई है, तब उनकी जो गति है
वह कैसी हो जाएगी, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। किस ओर हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसी सिद्धांत की सबसे ज्यादा, या मान लो कह सकते हैं कभी अच्छी तरह से जो व्याख्या की थी वो किसने की थी, आयलर ने की थी, और इसी कारण इसको नाम दिया आयलर का सिद्धांत। ये हो गया नंबर 1। अब दूसरी बात करते हैं हम, प्लेटों में गति का जो दूसरा कारण है, उस कारण को कहते हैं हम हॉटस्पॉट। क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट। हॉट स्पॉट या तप्त स्थल बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, तप्त स्थल, या इसके कुछ एक दो नाम अन्य भी होते हैं, जैसे इसको पलूम भी कहते हैं, पलूम। अब ये होता क्या है इसके बारे में बताते हैं। यानी जो प्लेटें होती है, उन प्लेटों के नीचे, यानी ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों के नीचे वाला जो भाग होता है, यहां पर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण यहां ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यही भूतापीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं। अब यहां से क्या होता है कि सवनीय धाराएं उत्पन्न होती है। क्या होती है, मान लो ये प्लेटें हैं, यानी ये रेडियो एक्टिव तत्व वाला है, यहां क्या हो गया, ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण यहां सवनीय धाराएं उत्पन्न हो गई। क्या हो गई, सवनीय धाराएं उत्पन्न हो गई। अब ये ऊपर की ओर तो बढ़ नहीं सकती। अब ऊपर की ओर न बढ़कर ये क्या हो जाती है कि जैसे ही दृढ़ भूखंड आता है, यानी कठोर जो चट्टानें आती है, ये इनके सारे इस प्रकार मुड़ जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर वापिस ये चक्कर इनका चलता रहता है। ये जो है, इनको कहा था हमने सवनीय तरंगे या धाराएं। जो ये कौन सा हो जाएगा, तप्त स्थल हो जाएगा। तप्त स्थल या हॉटस्पॉट या प्लूम कहते हैं। यहां से मेग्मा के रूप में सवनीय धाराएं उत्पन्न होती है और वो ऊपर की ओर आती है। ऊपर की ओर चट्टानों को तो तोड़ नहीं सकती, तो ये इनके सारे इधर गति करेगी और इधर गति करेगी, और इसी गति को हम क्या कहते हैं, प्लेटों में गति कहते हैं। आ गया ये समझ में। अब ये जो सवनीय तरंगे है, वो मतलब किस रूप में उत्पन्न होती है, बेलनाकार, यानी बेलनाकार होती है ये, इस प्रकार में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यानी ये तो होगी प्लेटों में गति के कारण। अब बात करते हैं प्लेटों की गति, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। यानी हर चीज है वो गति के कारण ही होता है। जैसे मान लो कोई भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रही है, या कहीं कहीं थोड़ा बहुत कंपन हो रहा है, दरारें पड़ रही है, ये सारी चीजें किसके कारण होती है, गति के कारण होती है। अब बात करते हैं प्लेटों की गति। प्लेटों की बात करते हैं हम, प्लेटों में गति। प्लेटों में गति यानी प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे मान लो कोई महाद्वीपीय प्लेट है तो उसमें गति अलग होगी, कुछ ये महासागरीय प्लेट है उनमें गति अलग होगी, ग्रीनलैंड वाला भाग है वहां गति अलग होगी, हिंद महासागर में अलग होगी, अटलांटिक महासागर में इनकी गति अलग होगी। तो बात करते हैं हम पहले महाद्वीपीय प्लेटों में गति लगभग ये कितनी होगी, 2 सेमी होगी। कितनी होगी, 2 सेमी प्रतिवर्ष होती है ये। फिर बात करते हैं हम
महासागरीय प्लेटों में गति, ये लगभग होती है 5 सेमी। कितनी होती है? 5 सेमी। फिर बात करते हैं हम ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड में गति, ग्रीनलैंड में विश्व में सबसे अधिक गति है, और यह जो गति है वह लगभग कितनी होती है? 15 सेमी प्रति वर्ष होती है। यानी ये लिख देंगे हमें सर्वाधिक गति किसमें हो जाएगी? ग्रीनलैंड में। अब बात करते हैं कि अभी प्रशांत महासागर में कितनी होती है, अटलांटिक महासागर में कितनी होती है, हिंद महासागर में कितनी होती है। तो पहले बात करते हैं हम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की गति, ये गति लगभग 6 से 9 सेमी होती है, और महासागरों में सर्वाधिक होती है। ये महासागरीय भागों में सर्वाधिक, यानी अगर स्थलखंड वाला बात करेंगे तो किस में हो जाएगी? सर्वाधिक ग्रीनलैंड में हो जाएगी। अगर महासागरों की बात करेंगे तो सर्वाधिक कहां हो जाएगी? प्रशांत महासागर में। कितनी हो जाएगी? 6 से 9 प्रति वर्ष होती है ये। फिर बात करते हैं कभी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो गति होगी वह लगभग 2 सेमी के आसपास होती है। कितनी होती है? 2 सेमी प्रति वर्ष। फिर बात करते हैं कभी हिंद महासागर में कितनी होगी। हिंद महासागर में हिंद महासागर में जो गति है वह लगभग 1.5 से 3 सेमी प्रति वर्ष होती है। कितनी होती है? 1.5 से 3 सेमी प्रति वर्ष। अगर इनको हम मतलब पूर्ण जो प्रसरण दर करेंगे तो इनको 2 से गुणा करेंगे। कितना करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। अगर मान लो उदाहरण के तौर पे जैसे कभी महाद्वीपीय प्लेटों में पूर्ण जो प्रसरण दर है वो कितनी होगी, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये 4 सेमी हो जाएगी, यानी डबल करते हैं। 5 है तो 5 को 2 से कर देंगे 10 हो जाएगी। 15 है, 15 को 2 से कर देंगे 30 हो जाएगी। 1.5 है तो 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगी। 2 से 2 को करेंगे 4 हो जाएगी। इस प्रकार इनको डबल किया जाता है, तब वो पूर्ण प्रसरण दर निकाली जाती है। अब ये तो होगी प्लेटों में गति। कभी कौन कौन से क्षेत्रों में कितनी गति होती है। ये तो मैंने बात कर ली गति की। अब बात करते हैं कभी ये जो प्लेटों का नामकरण होता है वो कैसे होता है। तो हेडिंग लिखते हैं प्लेटों का नामकरण। प्लेटों का नामकरण। अब प्लेटों का नामकरण कैसे होता है। जैसे मान लो कोई प्लेट का अधिकांश भाग महाद्वीपीय है या किसी प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय है, तो जिसका क्षेत्र अधिक होगा उसी नाम से उस प्लेट को जाना जाएगा। जैसे किसी प्लेट का अधिकांश भाग महाद्वीपीय है तो उसको महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे।
किसी प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय है तो उसको हम महासागरीय प्लेट कहेंगे, या किसी प्लेट का कुछ हिस्सा महासागरीय और कुछ हिस्सा महाद्वीपीय तो उनको हम महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे। तो इस प्रकार हम इसको यानी क्षेत्र के आधार पे हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। तो नंबर 1 महाद्वीपीय प्लेट। कौन सी? महाद्वीपीय प्लेट, यानी जिसका अधिकांश भाग कैसा होगा? महाद्वीपीय होगा। उदाहरण के तौर पे कौन सी हो जाएगी ये? यूरेशियाई। कौन सी हो जाएगी? यूरेशियाई प्लेट। अब इसमें तो अधिकांश भाग किसका है? महाद्वीप का, इसलिए ये महाद्वीपीय प्लेट होगी। दूसरी हो जाएगी महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट कैसी होगी? यानी जिसका अधिकांश भाग महासागरीय होगा वो महासागरीय प्लेट होगी। जैसे प्रशांत प्लेट या प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये हो जाएगी। अब तीसरी बच गई, यानी ऐसी प्लेट जिसमें कुछ भाग महाद्वीपीय होता है और कुछ भाग महासागरीय होता है। तो नंबर 3 महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट। उदाहरण के तौर पे इसको हम अमेरिकी प्लेट भी कह सकते हैं। अमेरिकी प्लेट, या हम कह सकते हैं अंटार्कटिका प्लेट। ये प्लेटें हो जाएगी। अब ये तो हो गया प्लेट, यानी इनका नामकरण किस आधार पे होता है? क्योंकि अगर कोई प्लेट महाद्वीपीय है तो वो महाद्वीपीय होगी, यदि कोई प्लेट महासागरीय है तो वो महासागरीय होगी। अब बात करते हैं हम कभी प्लेटें कौन कौन सी होती है, यानी मुख्य प्लेटें कितनी होगी, गौण प्लेटें कितनी होगी, यानी कुल कितनी प्लेटें हैं। तो बात करते हैं हम प्रमुख, या इनको कह सकते हैं मुख्य प्लेट, या तथा गौण प्लेट। गौण प्लेटें अभी तक जितने भी खोज वगैरह या अध्ययन वगैरह किए गए हैं उनमें लगभग 100 के आसपास प्लेटों का अध्ययन किया गया है, यानी 100 प्लेटें हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। यानी अभी तक कुल कितनी प्लेटों का पता चला है? 100 प्लेटें। कितनी प्लेटें? 100 प्लेटें। इन 100 प्लेटों में से जो मुख्य प्लेटें हैं, यानी जिनका वर्तमान में थोड़ा बहुत पहचान हुई है, तो उनको हम लगभग 27 प्लेटें मानते हैं। कितनी? यानी जिनका अध्ययन हुआ है। अध्ययन या जानकारी प्राप्त हुई है वो कितनी हो जाएगी? 27 प्लेटें। इनमें से 7 तो मुख्य है और 20 जो प्लेटें हैं वो कैसी है? गौण प्लेटें हैं। यानी 7 मुख्य और 20 गौण प्लेटें हैं। अब बात करते हैं अभी कौन सी प्लेटें गौण है और कौन सी मुख्य प्लेटें हैं। तो पहले हेडिंग लिखते हैं मुख्य प्लेटें। मुख्य प्लेटें
मुख्य प्लेटें। मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हो जाएंगी? नंबर 1 उत्तरी अमेरिकन प्लेट, नंबर 2 दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, नंबर 3 प्रशांत प्लेट, नंबर 4 यूरेशियाई प्लेट, नंबर 5 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 6 इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, नंबर 7 अंटार्कटिकी या अंटार्कटिका, अंटार्कटिका प्लेट। ये 7 प्लेटें हैं। अब इनकी स्थिति कौन सी प्लेट कहां पर है, यानी उत्तरी अमेरिकी प्लेट ये तो कहां है, इसका थोड़ा सा मैप बना लेते हैं ताकि थोड़ा कुछ आकर्षक हो जाए और हमें कौन सी प्लेट कहां है उसकी स्थिति के बारे में भी पता चल जाएगा। ऊपर बनाते हैं, नीचे फिर नाम नहीं आएगा ना। इसको एक बार मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम एक एक के बारे में। ये तो हो जाएगी उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। ये हो जाएगी यूरेशियाई प्लेट। ये हो जाएगी अफ्रीकन प्लेट। ये हो जाएगी यहां से लेकर ये वाला भाग जो आता है
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये हो जाएगी अंटार्कटिका प्लेट। 1 2 3 4 5 6 और कौन सी रहेगी? हाँ, दोनों तरफ प्रशांत प्लेट और इधर भी प्रशांत प्लेट। ये प्लेटें होगी अपने कुछ, यानी जिनका हमें अध्ययन करना है। अब बात करते हैं आगे हम कि भी ये जो प्लेटें हैं, इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है। सामान्य तौर पर इसको तो हम कह सकते हैं कि भी इसके पश्चिम में तो क्या है, प्रशांत प्लेट है, और पूर्व में क्या है, मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है, इसके बारे में कह सकते हैं कि भी इसके उत्तर में अमेरिकन प्लेट, पश्चिम में प्रशांत प्लेट और पूर्व में मध्य अटलांटिक। अफ्रीका या अफ्रीकन प्लेट के बारे में कह सकते हैं जिसके दक्षिण में अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर में यूरेशियाई प्लेट। इधर कह सकते हैं कि भी ये मध्य अटलांटिक कटक और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस प्रकार इनको हम बता सकते हैं कि भी इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। ये तो हमारी क्या चीज है, जो मुख्य प्लेटें थी, या जिनको हमने नाम दिया था कभी प्रमुख प्लेटें, मुख्य प्लेटें और प्रमुख प्लेटें। अब बात करते हैं इनकी कि भी कौन सी प्लेट, ये तो होगी कौन सी, मुख्य प्लेटें। अब बात करते हैं गौण प्लेटों की। गौण प्लेटें, गौण प्लेटें, गौण प्लेटों में कौन सी हो जाएगी? यहां एक प्लेट आती है, ऊपर से शुरू कर देते हैं। यह है जुआन डी फूका। ठीक है, दूसरी नीचे वाली याद करनी है पहले, यानी कि नजका। कौन सी? नजका प्लेट। यानी ये वाली जो प्लेट है वो कौन सी? नजका प्लेट है। ये वाली कौन सी हो जाएगी? जुआन डी फूका। ये वाली कौन सी हो जाएगी? हमेशा याद रखना है कि भी अगर कहीं पर भी नाम आ जाए कि भी कोकोस या कोको प्लेट, तो साधारण तौर पे याद रखना है ऐसे, कभी जैसे नाक होती है तो नाक नीचे होती है और उसके ऊपर कोका होता है, तो ये नजका यानी कि नाक, और इसके ऊपर कौन सी हो जाएगी? कोकोस प्लेट। दोबारा देख लेते हैं, अलास्का वाले जो भाग उसके आसपास कौन सी होगी? जुआन डी फूका। फिर इसके ठीक नीचे यानी कि मध्य अमेरिकी जो भाग है वहां पर कौन सी हो जाएगी? कोकोस प्लेट। फिर उसके नीचे यानी कि दक्षिणी अमेरिकी भाग के पश्चिम में कौन सी हो जाएगी? नजका प्लेट। फिर बात करते हैं ये वाला जो भाग है, ये कैरिबियन द्वीप समूह वाला भाग है, तो यहां कैरिबियाई प्लेट, ये नाम दे दिया। फिर जो दक्षिणी अमेरिका है और अंटार्कटिका है, इसके ऊपर जो प्लेट है इसको नाम दिया था, ये वाली जो प्लेट है यहां है, छोटी सी प्लेट है जिसको नाम दिया है स्कोशिया प्लेट। ये हो गया। फिर इसके बाद में ये एक छोटा सा भाग आता है जिसको हमने नाम मतलब हम जानते हैं कि ये अरब प्रायद्वीप है, तो ये अरेबियाई या अरेबियन प्लेट के नाम से जानी जाएगी। फिर बात करते हैं यहां ऑस्ट्रेलिया के इधर एक छोटी सी प्लेट है जिसका नाम है फिजी प्लेट, यानी फिजी जो द्वीप समूह है इसके आसपास है। फिजी द्वीप समूह से ऊपर की ओर ये वाला जो भाग है, यहां
एक प्लेट है, छोटी प्लेट, जिसको नाम दिया था हमने फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन और फिलीपींस प्लेट। इन प्लेटों के मध्य यहां पे एक प्लेट पाई जाती है जिसका नाम हमने क्या दिया है, कैरोलिना, कैरोलिना प्लेट। इसके अलावा एक दो प्लेट और भी है, यानी कि अफ्रीकी प्लेट के आसपास एक प्लेट पाई जाती है जिसका नाम है सोमालियन या सोमाली प्लेट। फिर तिब्बत वाला एरिया है, वहां एक छोटी सी प्लेट और पाई जाती है जिसका नाम दिया इन्होंने तिब्बती प्लेट। ये तो बात कर ली हमने किस किस की, कि जो मुख्य प्लेटें हैं उनके बारे में और जो गौण प्लेटें हैं उनके बारे में। अब आगे बात करते हैं हम कि ये जो प्लेटें होती है, इनके सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है इनके किनारे, यानी जितनी भी विवर्तनिक घटनाएं होती है वो सारी कहां होगी, किनारों पर। और किनारों का अध्ययन प्लेटों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जिस प्रकार प्लेटें किस ओर खिसक रही है, उसी के आधार पर हम इन प्लेटों के जो किनारे हैं इनका नामकरण करते हैं, यानी प्लेटों के किनारे। बात करते हैं प्लेटों के किनारों की, प्लेटों के किनारे। प्लेटों के किनारे मुख्य रूप से ये प्लेटों के किनारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, जिसको हम कहते हैं अभिसारी किनारे या सीमांत, या सीमांत, अभिसारी किनारे या सीमांत। अब ये अभिसारी क्या होते हैं? अभिसारी या अभिसरण का अर्थ होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आकर टकराती है। क्या हो जाएगा? जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आकर इस प्रकार टकराती है। इस प्रकार टकराने से जो प्लेट भारी होगी वो तो क्या हो जाएगी, नीचे धंस जाएगी, और जो प्लेट हल्की होगी वो भारी प्लेट के ऊपर चली जाएगी। जो प्लेट नीचे धंस रही है, यानी हमें धंस रही है ये शब्द यूज में नहीं लेना है, ज्योग्राफिकल शब्द यूज में लेना है, यानी कि क्षेपण हो रहा है। जो क्षेपित या अवतलित प्लेट होगी वो क्या होगी, नीचे जाकर कुछ मतलब ताप या दबाव के कारण पिघल जाएगी। जहां जिस क्षेत्र में ये प्लेट पिघल रही है उसका सबसे पहले अध्ययन किया था ट्यूजो विल्सन नहीं, बेनी, यानी ये ह्यूजो बेनियो, ये एक विद्वान था। इन्होंने इसे जो क्षेपण हो रहा है, यानी क्षेपित जो प्लेटें हो रही जहां जाकर मतलब किस में बदल जाती है, तरल अवस्था में बदल जाती है, यानी पिघल जाती है या घुल जाती है, या ऐसा कह सकते हैं तप्त होने के कारण वो क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में हो जाएगी या तरल अवस्था में बदल जाएगी। और इसी का अध्ययन किया था किसने, ह्यूजो बेनियोफ ने। इसी कारण इस क्षेत्र का जो नाम था वो नाम दिया था बेनियोफ जोन। इसका नामकरण क्या कर दिया, बेनियोफ जोन कहा गया, क्योंकि इसने खोज की थी, तो खोज करने के कारण इसका नाम भी क्या हो गया, बेनियोफ जोन हो गया। दोबारा बता देते हैं, प्लेटों के किनारे पहला कौन सा है, अभिसारी किनारा, या इसको सीमांत किनारा भी कह सकते हैं, या एक नाम और भी दे सकते हैं इसको। यानी यहां जब ये नीचे धंसेगी, धंसने के कारण उसका क्या हो जाएगा, यानी वो तरल अवस्था में हो जाएगी या घुल जाएगी। तो ये जो इसका विनाश हो रहा है,
विनाश होने के कारण इसको एक नाम और भी दिया था, मतलब विनाशात्मक किनारा भी कहा था इसको, विनाशात्मक किनारे। क्योंकि इन किनारों के सारे प्लेटों का विनाश होता है, विनाश होने के कारण इसका नाम क्या दे दिया, विनाशात्मक किनारे। उदाहरण के तौर पे कैसे हो जाएंगे कि यहां कैसे नहीं, मतलब क्या क्या परिणाम होंगे इनके। जैसे जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आएगी तो क्या हो जाएगा, भारी प्लेट नीचे धंसेगी और हल्की प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाएगी। नीचे धंसने वाली जो प्लेट है वह किस में बदल जाएगी, यानी तरल अवस्था में हो जाएगी या पिघल जाएगी। फिर वही पिघला हुआ पदार्थ ऊपर की ओर वापिस आएगा, यानी ज्वालामुखी के रूप में आएगा। इसके कारण यहां एक तो ज्वालामुखी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ज्वालामुखी मिलेंगे, और दूसरा यहां जो द्वीपीय चाप वगैरह है, द्वीपीय चापों का निर्माण होगा। यानी दो चीजें आपको दिखाई देगी, कौन कौन सी, एक तो कौन सी, ज्वालामुखी, और दूसरी कौन सी, द्वीपीय चापों का निर्माण। द्वीपीय चाप का मतलब जैसे आपने मानचित्र देखा होगा, उसके अंदर एल्यूशियन, फिर क्यूराइल, जावा, मिडनाओ या कुछ गर्तों का निर्माण भी होता है, जैसे मिडनाओ गर्त है या मेरियाना गर्त है। तो ये गर्तों का निर्माण, तो कहने का अर्थ है कि भी अभिसारी किनारों पर क्या क्या घटनाएं होगी, एक तो ज्वालामुखी आएंगे, एक द्वीपीय चापों का निर्माण होगा, दूसरा यहां गर्तों का निर्माण होगा। यानी ये तीन चीजें होगी। ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरी प्लेट की, मतलब दूसरा किनारा। दूसरा किनारा क्या हो जाएगा, अपसारी किनारा होगा। अपसारी का मतलब हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा था या अध्ययन किया था। अपसारी, अपसारी किनारा, अपसारी किनारे या सीमांत। अब ये क्या होते हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएगी, यानी दूर जाएगी, दूर जाएगी तो इनके मध्य गर्त होंगे, यानी कि गैप होगा या रिक्त स्थान होगा। तो रिक्त स्थान होने के कारण उस रिक्त स्थान को भरने के लिए नीचे से गर्म तप्त मेग्मा जो है वो उसका स्थान लेगा। तो यहां वो मेग्मा स्थान लेगा तो नई नई संरचनाओं का निर्माण होगा। क्या होगा, नई नई संरचनाओं या नई नई रचनाएं होगी, जिसके कारण इनको हम नाम देंगे रचनात्मक किनारे या संरचनात्मक किनारे। यानी इनका दूसरा नाम क्या बताएंगे, रचनात्मक किनारे या संरचनात्मक किनारे। क्यों कहते हैं, क्योंकि नई संरचनाओं का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम रचनात्मक या संरचनात्मक किनारे कहेंगे। दूसरी बात, जब ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाएगी तो इससे क्या होगा, यानी कुछ नई रचनाओं का निर्माण होता। नई रचनाओं का उदाहरण कैसा होगा, या हम किसका उदाहरण ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मध्य अंटार्कटिक कटक। कौन से जाएंगे, मध्य अंटार्कटिक कटक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सी, तीसरा, या इसको मैं कहेंगे परवर्ती या संरक्षी किनारा। कौन सा, परवर्ती या संरक्षी किनारे, परवर्ती या संरक्षी किनारे। यानी संरक्षी क्यों कहेंगे, क्योंकि इनमें ना तो कुछ विनाश होता है और ना कुछ नवीन रचनाओं का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, संरक्षी किनारे कहेंगे। यानी ना कुछ लेना ना कुछ देना, केवल अपना काम करना।
यही क्या हो जाएगा, संरक्षी हो जाएगा। संरक्षी में क्या होगा, जब दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल यानी कि पास से बिना टकराए, बिना किसी मोमेंट के एक दूसरे के पास से गुजर जाएगी, तो गुजरेगी नहीं तो इनमें बातचीत नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी तो इनमें झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा तो विनाश नहीं होगा। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम, संरक्षी किनारे कहेंगे। उदाहरण के तौर पे यानी ये संरक्षी किनारा कौन सा है, ये हमें कैलिफोर्निया के आसपास एक नाम पड़ा होगा, सन एंड्रियास। सन एंड्रियास नाम सुना होगा। यहां ये प्लेट तो ऊपर की ओर जा रही है और ये प्लेट इसके पास ही जा रही है। ये किसका उदाहरण है, किनारों का उदाहरण है। किसका, संरक्षी या परवर्ती किनारा या अपरूपण सीमांत भी कह सकते हैं। तो ये हो गई हमारे प्लेटों के किनारे। अब एक छोटा सा इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं, यानी जो हमने अभिसारी किनारे पढ़े थे ना, उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि अभिसारी या अभिसरण है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। यानी अभिसरण, अभिसरण के प्रकार, अभिसरण के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो, यानी महाद्वीपीय प्लस महाद्वीपीय प्लेटें, महाद्वीपीय प्लस महाद्वीपीय प्लेटें। अभिसरण का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है, और जब दोनों ही बलशाली होंगे तो इससे क्या होगा, नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान कहां कहां होगा, उदाहरण के तौर पे नुकसान भी होगा और कुछ नई संरचनाओं का निर्माण भी होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे ऊपर से तो कौन सी आ रही है, यूरेशियाई प्लेट आ रही है। कौन सी आ रही है, यूरेशियाई प्लेट। नीचे से कौन सी आ रही है, इंडो, या इसको भारतीय प्लेट भी कह सकते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराती है तो टकराने के कारण इनमें संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है। संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होगा तो यहां कुछ वलित पर्वतों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, वलित पर्वतों का निर्माण। अब वलित पर्वत कौन कौन सी हो जाएगी, यहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट जब टकराती है तो एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिमालय, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। दूसरा इसी का उदाहरण देखते हैं, कभी एक तो आ रही ऊपर से यूरेशियाई प्लेट या यूरोपियन प्लेट कह सकते हैं, यानी ऊपर से तो यूरोपियन प्लेट और नीचे से कौन सी है, अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। अब इस प्लेटों के एक दूसरे की ओर आने के कारण यहां अफ्रीका के अंदर तो कौन सा है, यह आ जाएगा एटलस पर्वत, और यूरोप वाला जो एरिया है वहां हो जाएंगे कौन से, आल्पस पर्वत का निर्माण होगा। तो ये किसके बारे में पढ़ लिया हमने, महाद्वीपीय प्लेट। कौन सी, महाद्वीपीय प्लेट। इसमें एक प्लेट तो कैसी होगी, कम घनत्व वाली होगी, और दूसरी कैसी होगी, अधिक घनत्व वाली होगी। कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर जाएगी, अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे जाएगी, यानी नीचे छेपित हो जाएगी। यहां
अक्षर क्या होंगे, या तो एक तो आएंगे ज्वालामुखी और दूसरा वलित पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, यानी जब एक प्लेट महाद्वीपीय होगी और एक प्लेट महासागरीय होगी, यानी जब एक प्लेट महाद्वीपीय होगी और एक प्लेट महासागरीय होगी, महासागरीय प्लेट, यानी एक महाद्वीपीय होगी और एक महासागरीय होगी। इनका उदाहरण कौन सा ले सकते हैं हम? इनका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ये तो कौन सी थी, अमेरिकन प्लेट, ये कौन सी हो जाएगी, प्रशांत प्लेट। ये एक दूसरे की ओर आ रही है, एक दूसरे की ओर आएगी तो यहां क्या होगा, एक पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होगा। यहां कौन सी हो जाएगी, रॉकीज। यहां कौन सी हो जाएगी, एंडीज। यह तो दो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होगा। दूसरा, यहां अनेक प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार होंगे, यानी ज्वालामुखियों का निर्माण होगा। और यही कारण है कि ये वाला भाग और रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा होता है ये। तो दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जब एक प्लेट महाद्वीपीय हो और एक प्लेट महासागरीय हो तो होता क्या है कि भी अधिक घनत्व वाली प्लेट, निम्न घनत्व वाली प्लेट दोनों टकराती है तो अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे धंसेगी और हल्के घनत्व वाली प्लेट वो ऊपर उठ जाएगी। इसी से कुछ वलित पर्वतों का निर्माण होगा और कुछ ज्वालामुखियां या ज्वालामुखी उद्गार होंगे या ज्वालामुखियों का निर्माण होगा। उदाहरण के तौर पे इधर वाली प्रशांत प्लेट तो कौन सी हो जाएगी, महासागरीय हो जाएगी। अमेरिकी प्लेट कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी कैसे, महाद्वीपीय प्लेट। तो एक महाद्वीपीय होगी और दूसरी महासागरीय होगी। अब जहां पहले बताया था कि भी जो प्लेट नीचे धंस रही है और जहां अधिक गहराई पर जाकर गर्म तप्त भागों के कारण या अधिक घनत्व के कारण, दाब के कारण या दबाव के कारण या ताप के कारण जब वो घुल जाती है या तरल अवस्था में आ जाती है या पिघल जाती है तो उस भाग को हमने नाम क्या दिया था, बेनियोफ जोन। नामकरण किस कारण हुआ, यानी हुगो बेनियोफ जोन ने उसका नामकरण किया था, यानी उसका खोज की थी। खोज करने के कारण उसका नाम हो गया ये। फिर अब बात करते हैं नंबर 3 की, यानी वे प्लेटें जो दोनों ही क्या होगी, महासागरीय होगी। यानी दोनों प्लेटें जब कैसी होगी, महासागरीय होगी। दोनों प्लेटें महासागरीय होगी, महासागरीय हो। अब इसमें होता क्या है, जब दोनों प्लेटें महासागरीय होती है तो इनमें भी क्या होगा, संपीड़न बल उत्पन्न होगा। संपीड़न बल उत्पन्न होने के कारण जो द्वीपीय तोरण होते हैं, यानी कुछ द्वीपीय श्रृंखलाएं होती है चाप के रूप में, तो उनका निर्माण होता है, यानी द्वीपीय तोरणों का निर्माण। यह हो जाएगा किसके कारण, जब दोनों प्लेटें कैसी होगी, महासागरीय होगी। महासागरीय होने के कारण द्वीपीय तोरणों का निर्माण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनमें संपीड़न बल लगेगा। संपीड़न बल उत्पन्न होने के कारण द्वीपीय तोरण और द्वीपीय चाप, द्वीपीय चाप इनका निर्माण होगा। किनका होगा, द्वीपीय तोरण और द्वीपीय चापों का निर्माण होगा। अब बात करते हैं इसके आगे की।
आगे वाला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे हम चट्टान। क्यों पढ़ेंगे चट्टान? क्योंकि ये सभी जो टॉपिक है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी संबंधित है। एक वीडियो को देखने के लिए पीछे वाली वीडियो भी देखने जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनका भी इनके साथ संबंध है। तो ये एक नया टॉपिक होगा चट्टान, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। और मेरे द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे यही कहूंगा, क्योंकि मुझे पैसों की आवश्यकता है नहीं, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं आपसे। आप सिर्फ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। तो बस आपसे इतनी उम्मीद है, और कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको कुछ अच्छे से अच्छे टॉपिक और अच्छे या शानदार अंदाज में पढ़ाऊं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।